हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर की सारी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। प्लस इन सारी डेरिवेशंस का एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहां से पढ़ के आप उस पीडीएफ से अपनी डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन, इस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो फाइनल एग्जाम तक आती हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आपने क्लास 9th में भी करी थी, बट यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है ना। आपने क्लास 9th में तो करी होगी नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड से, यहां पर हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है। सपोज यहां पर हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे हमने, ये बॉडी रेस्ट पे है अभी, तो इसका मास है m, और ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0। हमने इस बॉडी पे धक्का मारा, एक फोर्स लगाई F, और ये बॉडी चल दी। मान लो थोड़ी दूर जाकर इस बॉडी की जो वेलोसिटी हो गई वो वेलोसिटी हो गई, थोड़ी दूर जाकर इस बॉडी की, सपोज ये बॉडी यहां पहुंच गई और यहां पहुंच के इस बॉडी की वेलोसिटी है, मान लेते हैं v, ठीक, ओके। तो कंसिडर, अच्छा ये इस तरीके से यहां लिखा हुआ है, और जो आपको पीडीएफ दिया उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। जितनी थ्योरी लिखनी चाहिए डेरिवेशन में वो सारी यहां पर लिखी गई है। इनको एज इट इज आप लिख कर आना एग्जाम में, और ये डायग्राम बनाना जो मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अच्छा, शुरू करते हैं। ये यहां पर यही सब हमने लिखा है कि एक बॉडी है m मास की जो रेस्ट पर है, फिर हमने उस पर F फोर्स लगाई और थोड़ी देर में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। अब हम कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बॉडी के मोशन का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करो, ये, ठीक है। ये इस पार्ट में इसकी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो हुआ है, छोटा सा वेलोसिटी चेंज हुआ है dv। इस पार्ट में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट रही वो रही छोटी सी ds, और इस पार्ट को ट्रेवल करने के लिए इस बॉडी को जो टाइम लगा वो लगा dt, राइट। तो इस पार्ट के लिए इस फोर्स ने छोटा सा वर्क जो किया है dw, वो है f इंटू ds, राइट। फोर्स इंटू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू ds। आप जानते हो f होता है m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, फोर्स की जगह हमने रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt रख दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ऐसा रीअरेंज करो, dv को साइड निकाल दो और ds को dt के ऊपर ले आओ। dv को साइड निकाला, ds को dt के ऊपर ले आए, और ds बाई dt इस पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो होगी, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इस छोटे से पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, इस छोटे से पार्ट को कवर करने में बॉडी को जो टाइम लगा वो, तो ds बाई dt क्या होगा, यहां पर जो बॉडी की वेलोसिटी, राइट। सो दैट इज v। तो हम फाइनल वाली को v नॉट ले लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप बोलोगे कि यहां पर v है या यहां पर v है, अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या है, v नॉट है, राइट। यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो v है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सर पहले इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये है ds, राइट, और यहां पर m इंटू a लिखा हुआ है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की लिमिट पता होती, मेरे को पता होता कि यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट की लिमिट नहीं पता, मेरे को वेलोसिटी की लिमिट पता है, तो ये तभी इंटीग्रेट होगा जब इसमें dv आएगा और ये v का फंक्शन बनेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है और आप सीधा वर्क एनर्जी पावर की डेरिवेशंस देखने आ गए हो, या कुछ भी क्लास 11th फिजिक्स में शुरू करने जा रहे हो, तो पहले अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर करो। तो mv dv, फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। 0 से मैंने v तक किया था, मैं v नॉट तक कर देता हूं। 0 से v नॉट मैंने इसको इंटीग्रेट किया, m बाहर गया, अंदर v बचा, v का इंटीग्रल हो गया v स्क्वायर बाई 2। फिर अपर लिमिट मैंने इसमें डाली v की जगह v नॉट, फिर लोअर लिमिट डाली, और फाइनली कितना वर्क करना पड़ा हमें इस बॉडी को v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, हाफ m v नॉट स्क्वायर। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब भी बॉडी की वेलोसिटी v नॉट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर।
और अगर बॉडी की वेलोसिटी इन जनरल v है और उसका मास m है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर, है ना बच्चों। हमने इस पे जो वर्क किया इसको ये वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, वही वर्क तो इसमें स्टोर हुआ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तुम जिस बॉडी पे वर्क करते हो उसको, उस पे कुछ भी करने के लिए तुम जो उस पे वर्क करते हो वो वर्क उसमें किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अभी हमने इसको धक्का मारा और उस धक्के से इसकी वेलोसिटी v नॉट हुई, तो ये जो हमने इसको धक्का मारने में जो वर्क किया वही वर्क इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया। इसलिए यहां पे हमने वो निकाला है कि हमें वर्क कितना करना पड़ा है, तो हमें वर्क करना पड़ा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक, अच्छा दूसरा है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप देखो, जैसे अभी अगर एक बॉडी रेस्ट पे थी तो हमने उस पर जितना भी वर्क किया वही इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। लेकिन आप सोचो कि अगर बॉडी ऑलरेडी चल रही हो, एक बॉडी ऑलरेडी चल रही है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल, फिर आपने उसको धक्का मारा और फिर देखा कि थोड़ी देर बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 80 जूल, तो हमारा जो धक्का था उसका वर्क कितना हुआ, 80 माइनस 50 यानी 30 जूल, है ना। सो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम कि अगर बॉडी में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी हो और आप उस पर कुछ वर्क करो तो वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगा। इसको हम कैसे प्रूव करें, सेम डेरिवेशन है बच्चों, सेम डेरिवेशन है, बस u को जीरो मत लेना, क्योंकि अब वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करते टाइम हम ये मानेंगे कि ये जो बॉडी है हमारी ये ऑलरेडी मूव कर रही है, राइट। तो ये सारे स्टेप्स वही हैं, डायग्राम भी वही है, u को जीरो मत लिखना और इंटीग्रेट हम कर देंगे vi से vf यानी इनिशियल से फाइनल, राइट। इनिशियल वेलोसिटी vi जो शुरू में थी और फाइनल वेलोसिटी जो बाद में थी vf। तो सारे स्टेप सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो वहां लोअर लिमिट जीरो थी तो ये पार्ट हट गया था, यहां पर ये पार्ट नहीं हटा, m दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, सो वी गेट दिस फाइनल आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Prove that a body falling freely, in a body falling freely, the mechanical energy always remains conserved. एक स्टोन को हमने एक हाइट से गिराया है और जब वो नीचे गिरा है तो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। आप जानते हो जब हम किसी बॉडी को यहाँ पे हम ऊपर लेकर बैठे हैं तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे हमने बॉडी छोड़ी तो बॉडी नीचे आई, नीचे आई तो हाइट घटी, हाइट घटी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी, लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये डायग्राम है, यहां पर ये बॉडी गिर रही है, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए सबसे ऊपर, एक बी लिया बीच में कहीं ऊपर से x डिस्टेंस पर, और टोटल हाइट जहां से बॉडी को छोड़ा गया वो h थी, और एक पॉइंट ये b और एक c जो सबसे नीचे। तो b का अगर यहां से डिस्टेंस x है तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई, h माइनस x, ठीक है। तो टोटल एनर्जी a पे कितनी रही, इसकी टोटल एनर्जी a पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh, है ना। a पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, दैट इज mgh। और अगर हम प्रूव कर दें कि b और c पे भी टोटल एनर्जी mgh है तो बस हो गया, वही हमको प्रूव करना। अच्छा, b पे इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगी, है ना। b पे जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल और काइनेटिक होगी। b पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, b पे पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू हाइट, हाइट है h माइनस एक्स, है ना। तो b पे टोटल एनर्जी क्या है, mg इंटू h माइनस एक्स प्लस ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। b पे मान लेते वेलोसिटी है vb। अब vb निकालने के लिए आप लगाओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इतने पार्ट के लिए यहां तक आते आते बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, x, तो x डिस्प्लेसमेंट लेके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, vb स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gx, vb स्क्वायर आ गया 2gx, यहां vb स्क्वायर की जगह 2gx पुट करा, 2 से 2 कटा, mgx आएगा, इसको खोल दिया, mgh माइनस mgx, mgx से mgx कटा, टोटल एनर्जी एट b भी क्या आ गई, mgh, है ना, a पे भी mgh थी। अब c की बात करें, c पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक होगी क्योंकि हाइट तो जीरो हो गई, राइट।
और मान लेते हैं c पे बॉडी की वेलोसिटी है vc, तो c पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvc। अब थर्ड इक्वेशन से आप vc निकालो, c तक आते आते बॉडी पूरा h डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो vc स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हमने, राइट। तो vc स्क्वायर आ गया 2gh, vc स्क्वायर की जगह 2gh रखा, 2 से 2 कट गया, दिस इज ऑल्सो mgh। तो a b c तीनों पे टोटल एनर्जी क्या आ गई, सेम आ गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है हमारे पास, है ना, एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं, मान लो ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने खींचा और ये स्प्रिंग यहां से फिक्स्ड है, तो ये खुलेगा। तो इसको खींचने में आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं मैंने इसको हल्का सा dx खींचा, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, f dx, है ना। f आप जानते हो k इंटू एक्स होता है, नहीं जानते हो? जब आप डेरिवेशंस प्रिपेयर करने आ रहे हो बच्चों, तो आपको आइडिया होना चाहिए, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये हम सिर्फ इस वीडियो में डेरिवेशंस रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको जिनको नहीं पता। जब भी आप स्प्रिंग को एक तरफ खींचते हैं तो उस पर दूसरी तरफ एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग की शेप को रिस्टोर करने में इस्तेमाल होती है फोर्स, है ना। आप इधर पुश करोगे तो स्प्रिंग इधर जाना चाहेगा, आप इधर खींचोगे तो स्प्रिंग इधर आना चाहेगा, यानी स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी फोर्स लगती है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। हमने उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क करना है, तभी तो खींच पाएंगे स्प्रिंग को। तो क्योंकि ये फोर्स एक्स पे डिपेंड करती है, एक्स मतलब हमने कितना खींचा या कितना कंप्रेस किया, सो दिस फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स, राइट। और वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ती है वर्क डन निकालने के लिए, है ना। एक्स तो बढ़ता जाएगा ना जैसे जैसे खींचोगे, तो छोटे से dx के लिए हम मान लो स्प्रिंग को x खींच चुके हैं, है ना। हम स्प्रिंग को कितना खींच चुके हैं, हम स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग को हमने कितना खींच दिया, ये यहां था ना, ये यहां तक आ गया, तो हमने इसको टोटल सपोज x खींच दिया, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई, kx। अब हम फर्दर अगर इसको dx और खींचें, छोटा सा इतना सा dx और खींचें, तो हमें बताओ एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा, f इंटू डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, है ना, डॉट 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 प्रोडक्ट होता है ना वर्क डन, कॉस थीटा भी आता है उसमें। f की जगह रखा माइनस के एक्स, माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट होगी dx और f और dx के बीच में एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि आप इधर खींच रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया kx dx। सपोज हमने इसको मैक्सिमम x नॉट खींचा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x नॉट तक, k बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, अंदर बचेगा x, x का पावर 1, तो 1 का इंटीग्रल, x की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रल हो गया x²/2, 0 से x नॉट, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन आ गया इतना, राइट। तो यही वर्क अब उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपने स्प्रिंग को x खींचा हुआ है या x नॉट खींचा हुआ है या x नॉट कंप्रेस किया हुआ है, तो उसके अंदर इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बुक का, मतलब टॉप 3 अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करें तो कोलिजन का डेरिवेशन वहां पे आएगा। कोलिजन होती है दो तरह की, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें बॉडीज टकराने के बाद अपनी शेप परफेक्टली रीगेन कर लेती हैं, टकराने के बाद बॉडीज अपनी शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लेती हैं, ठीक है। अगर बॉडीज टकराने के बाद अपनी शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लें, उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर बॉडीज टकराने के बाद अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन ना कर पाए, उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नेचर में ना ही तो कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। जिसमें बॉडीज ने अपनी शेप बहुत ज्यादा रीगेन कर ली, तो मतलब वो कोलिजन इलास्टिक ज्यादा है, इनइलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें कम है।
और जिसमें बॉडीज अपनी शेप थोड़ी सी ही रीगेन कर पाई, मतलब वो ज्यादा इनइलास्टिक है और उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम है, राइट। लेकिन यहां पे अगर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं और हम इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं तो हमारा मतलब उससे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोग आफ्टर कोलिजन दो बॉडीज की वेलोसिटीज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यही डेरिवेशन है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करी हैं, यानी कि कोलाइड करने के बाद जब वो सेपरेट हुई तो उन्होंने अपनी शेप वापस रीगेन कर ली, तो मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रही, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही, नॉट टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही। क्योंकि जब दो बॉडीज टकराती हैं तो टकराने के बाद उनकी जो शेप डिफॉर्म होती है, टकराने के बाद उस शेप को डिफॉर्म करने के लिए एनर्जी आती कहां से है, जो टकराने से पहले उन बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी थी। दो कार्स आपस में टकराई, डेंट पड़ा, शीशा टूटा, इन सब चीजों के लिए एनर्जी आई कहां से, टकराने से पहले जो उन कार्स में काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तो बॉडीज की शेप डिफॉर्म हो ही नहीं रही, यानी कि बॉडीज की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, वो यूज हुई नहीं क्योंकि शेप डिफॉर्म नहीं हुई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद की सेम रहेगी, और टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद का सेम रहेगा। क्योंकि अगर मैं इन दोनों बॉडीज को जो आपस में टकराई हैं एक सिस्टम मान लूं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग गया इस पे, क्योंकि बाहर से तो इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, वो तो इंटरनल फोर्सेस हुई, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है दोनों बॉडीज का, और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है दोनों बॉडीज की, ठीक है। यहां पर हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं दैट इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दो बॉडीज आपस में टकराई हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, ये आगे जा रही है, इसकी वेलोसिटी u1 है, पीछे जो आ रही है m2 वाली इसकी वेलोसिटी u2 है। u2 ज्यादा होगा तो ये इसको टकराई, और फिर टकराने के बाद की सिचुएशन ये है जब ये इससे टकराएगी तो ये पिंक वाली और आगे निकल जाएगी, तो अब v1 ज्यादा होगा v2 कम होगा, बट दे आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। 1D कोलिजन की बात कर रहे हैं, राइट। ये अपनी लाइन नहीं छोड़ेंगी। तो अब हम ये मान लेते हैं इस डेरिवेशन में कि हमें m1 m2 पता है, यानी हमें दोनों बॉडीज के मासेस पता है, और हमें u1 u2 पता है, यानी हमें दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटीज पता है। तो अब देखो डेरिवेशन बड़ा ही आसान है, v1 v2 की हमको वैल्यू निकालनी। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो m1 u1 इसका मोमेंटम प्लस m2 u2 इसका मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप 1 वाली टर्म को इधर ले आओ, 2 वाली को उधर ले जाओ, तो m1 u1 माइनस m1 v1, m2 v2 माइनस m2 u2। यहां से m1 कॉमन लिया, u1 माइनस v1 बचा, यहां से m2 कॉमन लिया, v2 माइनस u2 बचा। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। इसमें भी आप 1 सबस्क्रिप्ट वाली टर्म इधर ले आओ और 2 वाली इधर ले जाओ, तो यहां से हाफ m1 कॉमन आया, यहां बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां हाफ m2 कॉमन आया, यहां बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओ, हाफ से हाफ तो हमने काट दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वेशन 2। अब जो पीछे फर्स्ट इक्वेशन आई थी उससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड किया तो m1 से m1 कटा, इससे ये कटा, m2 से m2 कटा, v2 माइनस u2 से ये कटा, तो क्या बचा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। ये अगर मैं u2 को इधर ले आऊं और v1 को उधर ले जाऊं तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 लिख सकते। u1 माइनस u2 क्या है, दोनों की कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, और v2 माइनस v1 क्या है, दोनों की कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये इक्वल आई है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको पता है, नहीं पता तो सुन लो, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इन दोनों की रेशियो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों इक्वल आई हैं तो ई की वैल्यू होगी 1, राइट। ओके, एनीवे यहां से अगर मैं v2 की वैल्यू निकाल लूं, v1 को इधर ले जाके
तो V2 आएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, और V2 की वैल्यू मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में यानी कि M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2 में V2 की जगह डाल दो। इसको खोलो, M2 U1 M2 U2 M2 V1, हमें चाहिए V1, तो यहां से और यहां से V1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा M1 प्लस M2, ये इधर गया, एक M2 U2 इधर है, एक M2 U2 इधर है, 2 M2 U2 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म्स बची, ये इधर आएगा, U1 कॉमन आ गया, M1 माइनस M2 बचेगा, राइट। M1 प्लस M2 नीचे चला गया, इससे डिवाइड हो गया, तो ये आ गई V1 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, आपने इसमें V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी यहां से उठा के। अगर आप V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो आपको V2 मिल जाता, बट आपको वहां पर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिखकर V2 की वैल्यू लिखेंगे, जहां जहां 1 है वहां 2 लगाएंगे, और जहां जहां 2 है वहां 1 लगाएंगे, राइट। तो V2 का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं करती टकराने के बाद, राइट। ऐसे केस में ये तभी पॉसिबल है अगर बॉडीज टकराएं और टकरा के आपस में चिपक जाएं। जैसे यहां पर दो बॉडीज हैं, ये एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। ये आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम रही होगी, है ना, जब भी पीछे वाली उससे टकराएगी। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। ये ऑलरेडी चल रही थी v1 वेलोसिटी से और ये चल रही थी v2 वेलोसिटी से। अब इनमें हुई कोलिजन, तो कोलिजन के बाद का सीन ये है कि ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी और जहां पर भी अब ये जाएंगी एक साथ जाएंगी और कॉमन वेलोसिटी से ही जाएंगी। अगर चिपकी जाएंगी तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। क्यों होता है ऐसा बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बॉडीज अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं करती। ये तभी पॉसिबल है अगर बॉडीज टकराने के बाद चिपक जाए, क्योंकि अगर वो सेपरेट होंगी तो कुछ थोड़ी बहुत शेप तो रीगेन हो जाएगी, तो टकराई और एक साथ जाएं जहां पर भी जाएं। सो कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज व्हाट? मोमेंटम तो इसमें कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो यहां भी जीरो है, लेकिन यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, बिकॉज शेप डिफॉर्म हुई है, और शेप को डिफॉर्म होने में क्या यूज हुआ है? काइनेटिक एनर्जी यूज हुई, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी शुरू की ज्यादा है, बाद वाली कम है, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी शेप को डिफॉर्म करने में यूज हो गई, बट मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज m1v1 प्लस m2v2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज m1v प्लस m2v, क्योंकि v सेम है दोनों, है ना। सो यहां पे ये इक्वेशन रही, यहां से v कॉमन लिया, सो दिस विल बी द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, राइट। और आखिरी डेरिवेशन है कि प्रूव करें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक तो बोलेगा कि प्रूव करो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमेशा ज्यादा होती है आफ्टर कोलिजन से, या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या थी? v सेम रख दो, है ना। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि इनिशियल वाली ज्यादा है, तो ये रहा के इनिशियल माइनस के फाइनल, और v की जगह अभी जो पीछे हमने कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू निकाली वो यहां रख दी। अब आपने बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। एक स्क्वायर से ये वैल्यू कटेगी, फिर आपने एलसीएम ले लेना है, इसका स्क्वायर खोल देना है, यहां से माइनस का साइन बाहर लेके जो कट रहा है काट देना है, अंदर बचेगा, एक तो सब में m1 m2 कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 विच इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन। एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है उसमें v2 को 0 लिया हुआ है कि दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पे थी, तो वो थोड़ा और इजी है, राइट। अगर आप शुरू से ही v2 को 0 लोगे और ये स्टेप्स अप्लाई करोगे तो आपका बहुत ही छोटा पड़ेगा। एक तो ये तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। और अगर वो पूछता है
कि प्रूव करो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल कम है। तो ये जो डेल्टा के ई है ये था क्या, शुरू में हमने ये जो निकाला है ये हमने निकाला था के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, है ना। और तुम क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज मासेस आर पॉजिटिव, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव। वेलोसिटी का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता था बट उसका भी स्क्वायर है तो ये टर्म भी पॉजिटिव, सो दिस ऑल इज पॉजिटिव। सो के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल इज ग्रेटर देन जीरो, जहां से हमें क्या पता चला, जहां से हमें पता चला कि के ई इनिशियल इज ग्रेटर देन के ई फाइनल। Initial kinetic energy is greater than final kinetic energy, so there is always some loss in kinetic energy during inelastic collision, right? तो ये डेरिवेशंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी